गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल मैंने आप सबको बताया था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रेड डील यहाँ पे होने जा रही है और कल फाइनली यहाँ पे हमने इसको साइन भी कर लिया। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ये बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हुई है। जैसे आप नोटिस करना, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, इसकी बातचीत पिछले साल मार्च में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर तक आते आते बातचीत ख़त्म भी होगी। तो बहुत ही तेज़ी से ये सारी बातें हुई हैं एंड इसके माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में जाते हैं हमारे, उन सब के ऊपर न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टैरिफ्स हटा दिए हैं। यानी कि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा उन सब के ऊपर न्यूजीलैंड ने टैरिफ हटा दिए हैं। अब बात रही भारत की, तो देखो भारत के पर्सपेक्टिव में ना, कल भी मैंने आपको समझाया था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। मतलब न्यूजीलैंड से जो सामान आएगा सारे के ऊपर हमने टैरिफ नहीं खत्म किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, शुगर, आर्टिफिशियल हनी, कॉपर आर्टिकल्स, ठीक है, एल्युमिनियम, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आपके जो टैरिफ हैं वो यहाँ पे नहीं ख़त्म किए जाएंगे जो भी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड से इंडिया आएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके ऊपर इंडिया तुरंत यहाँ पे जो टैरिफ्स है वो ख़त्म कर देगा। जैसे आपका वुड, वूल, लेदर, रॉ व्हाइट्स, ठीक है, इनके ऊपर। फिर जो पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल मशीनरी होंगी, इनका फेजेस के अंदर यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो डेफिनेटली देखो ये जो डील है, ये जो ट्रेड पैक्ट है, ये दोनों देशों को आपस में जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड एक खास बात यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत जो न्यूजीलैंड है वो यहाँ पर $20 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों, डेट है आज की 28 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है राइट टू सेफ ट्रैवल के रिगार्डिंग। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, काफ़ी बार ना आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे देश भर में एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। अब 2025 की अगर हम बात करें ना, पिछले साल, तो पिछले साल भी दो मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे एंड उन दो मेजर एक्सीडेंट्स के अंदर लगभग 34 लोगों की डेथ हुई थी। और इसका कारण पता क्या था? इसका कारण ये था कि हमारी हाईवेज के ऊपर हमारी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो सही नहीं है। कहने का मतलब, या तो देखो जो आपके रूल्स हैं उनकी पालना नहीं होती है, या फिर कई बार होता है कहीं पर गड्ढा आ गया, वो सब सिचुएशन आ जाती है। कहीं पर पास में कोई ढाबा होता है, इलीगल ढाबा, वहाँ पर कोई मुड़ रहा होता है, कहीं पर भी कोई ट्रक खड़ जाता है। ये सारे इश्यूज़ की वजह से कहीं न कहीं डेथ्स होती हैं। एंड ख़ासकर अगर हम बात करें, यहाँ पर मेजर रोल है नेशनल हाईवेज़ का। देखो, नेशनल हाईवेज़ केवल और केवल 2% है हमारी सड़कों की लेंथ का। पर अगर हम बात करें डेथ्स की, तो लगभग 30% जो डेथ्स होती हैं वो यहाँ पर हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर ही होती हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन लिया। सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से, कोई पिटिशन की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया यहाँ पे कि यार ये जो मुद्दा है ना, इसको केवल और केवल हम एक्सीडेंट के तौर के ऊपर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का, हमारे गवर्नेंस का एक तरह का फेलियर है। और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, जो राइट टू सेफ ट्रैवल ऑन हाईवेज है, ठीक है ना, राइट ऑफ सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स है, ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है अंडर आर्टिकल 21। अब आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। तो अब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू सेफ मोबिलिटी एंड प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी के अंदर यहाँ पे अब इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर कैसे दिया? अरे भाई, मैंने आपको कई बार सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के बारे में बताया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस के लिए यहाँ पर अपनी जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे दे सकता है और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। तो कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो देखो, जो नए ढाबे होंगे, नए खाने पीने की चीज़ें होंगे, कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर होगा, वो राइट ऑफ वे ऑफ नेशनल हाईवे में आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। सर, राइट ऑफ वे का मतलब, देखो राइट ऑफ वे जो होता है ना, वो डिपेंड करता है अलग अलग एरियाज के रिगार्डिंग। बट मैं आपको एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कोई 4 लेन वाला हाईवे है, ठीक है, तो 45 मीटर का जो गैप होगा ना, उसमें कोई ढाबा, कोई खाने पीने की चीज़ें ये नहीं हो सकती। कोई 6 लेन का जैसे हाईवे होता है, वहां पर ही लगभग 60 मीटर के आसपास होता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि इन एरियाज के अंदर
ये कमर्शियल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। क्योंकि होता पता क्या है, कई बार आपने देखा होगा हाईवेज के ऊपर ना लोग ढाबों की तरफ को गाड़ियां ले लेते हैं। एक होता है ढाबे साइड में बनना, साइड में बनने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ढाबा यहाँ पे थोड़ा साइड में है, आप वहां पे गए। पर अगर ढाबा मान लो इसी हाईवे के बिल्कुल बगल में ही ऐसे बना दिया जाए, जो कि इलीगल होंगे बहुत सारे, तो उनकी वजह से ये जो एक्सीडेंट्स है बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नोट किया। प्लस एट द सेम टाइम भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि कई बार ना बहुत बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनको हाईवे के ऊपर ही पार्क कर दिया जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो या जैसे ये पूरा हाईवे है, ठीक है ना, अब इतने वाले रीजन के अंदर यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसे ही ट्रक आप ऐसे नहीं खड़ा कर सकते यहाँ पे। हाईवे के ऊपर कुछ जगहें होती हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती हैं, वहां पर आप चीजों को खड़ा कर सकते हो, ऐसे बीच में नहीं खड़ा कर सकते। इससे भी पता क्या होता है, रात के समय जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आने वाले 60 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को क्या करना होगा, जो भी एनक्रोचमेंट्स हैं, जो भी इल्लीगल स्ट्रक्चर हैं, कहीं पे ढाबा बना हुआ है, कहीं पे दुकान बनी हुई है, कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अगले 60 दिनों के अंदर यहाँ पे इनको हटाना होगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स भी बनेगी, जो कहीं ना कहीं मॉनिटर करती रहेगी, वो देखती रहेगी कैमरास के माध्यम से, पेट्रोलिंग करती रहेगी, कहीं इलीगल पार्किंग तो नहीं हुआ, कहीं स्पीड का वायलेशन तो नहीं हुआ, कहीं पर मतलब सारी चीज़ें हैं, स्पीड सेंसर्स वगैरह। तो स्मार्ट एनफोर्समेंट यहाँ पे किया जाएगा। आपके जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं हम उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से एरियाज पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हाईवेज के ऊपर आपके पार्किंग जोन्स, टॉयलेट, फूड फैसिलिटीज बनेगी, ताकि रैंडमली कहीं पर भी यहाँ पे पार्क करके ये सारे काम ना किए जा पाए। ये सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं, ताकि जो लोगों की जिंदगी है ना वो यहाँ पे हम यहाँ पे बचा पाए। तो एक तरह से ना यहाँ पे सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर यहाँ पे ऑब्लिगेशन आता है कि सही सड़कें आप बनाओ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे ढंग से आप यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करो, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जहां पर भी गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर, इलीगल किसी ने इंक्रोच किया हुआ है, अनसेफ रोड एक्टिविटीज हैं, हमें उनको यहाँ पे हटाना है आने वाले 60 दिनों के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम रैंडमली कहीं पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ये हर चीज़ को हम यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम ये कोई एक पार्टी की यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली बोल दिया। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आपकी जो स्टेट पुलिसिंग है ना, उनकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी है। तो मल्टीपल यहाँ पे पार्टीज की यहाँ पे जिम्मेदारी इसके रिगार्डिंग बन जाती है। तो इसी तरह से हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो लोगों की जिंदगी को हम यहाँ पे बचा पाएंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि देखो, जो आर्टिकल 21 की बात करें, जैसे मैं बता भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक्सपेंड किया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये भी मिलना नागरिकों की राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, राइट टू प्रिवेसी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंक्लूड किया था अंडर के एस पुट्टास्वामी केस, ठीक है। इनफैक्ट आपका राइट टू लाइवलीहुड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीनी है, उसके लिए राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। जो आपका ओल्गा टेरेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था 1985 का, उसके अंदर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि अगर एक पर्सन को अपने घर से आप एविक्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके लाइवलीहुड को डिप्राइव कर रहे हो, एंड वो उसकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है। बाकी डिग्निफाइड डेथ होना, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और उस तरह से अब राइट टू सेफ ट्रेवल भी इसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। आई होप ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है, इट इज रिगार्डिंग आरबीआई कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में समझा देता हूँ। देखो, पेमेंट बैंक ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो पहले आप अंडरस्टैंड करना कि पेमेंट बैंक जो बनाए गए थे ना, वो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाए गए थे। ये जो कमेटी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग थी, एंड इनका काम ये था कि हमें लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज यहाँ पे पहुंचानी है। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ ना, खासकर मेजर इनका फोकस था रेमिटेंसेस वगैरह के ऊपर। जैसे कई बार पता क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, वो अपने घर कुछ पैसे भेजना चाहता है, तो इस तरह के जो पेमेंट बैंक्स होंगे ना, वो रेमिटेंसेस को आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। तो सेफ सेविंग्स हो पाए, ठीक है, डिजिटल पेमेंट हो पाए, ये सारी चीज़ें आपको पेमेंट बैंक के माध्यम से होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो 2015 के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक्स आपकी बनाई गई थी, विच इज नोन एज द पेमेंट बैंक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पेमेंट बैंक को ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है अप टू ₹2 लाख।
देखो अभी भी मैंने देखा ना कई इकोनॉमी की बुक्स के अंदर अभी भी 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख पुराना डेटा होता था, अब 2 लाख रुपया पर कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, वो ये है कि ये डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करते हैं, पर ये लोन नहीं दे सकते, ना ही लोन, ना ही क्रेडिट कार्ड ये इश्यू कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर अगर ये लोन ही नहीं दे सकते, अगर ये क्रेडिट कार्ड ही नहीं इश्यू कर सकते, तो फिर ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? देखो जो भी पेमेंट होते हैं पेमेंट बैंक होते हैं ना, उनको कम से कम 75% जो डिपॉज़िट्स आया उनके पास, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, आपके या फिर जो आपके टी-बिल्स होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया ना यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, इससे इनको 2 फ़ायदे होते हैं। मतलब इनको तो फ़ायदा ये हुआ कि इनको एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। ठीक है, क्योंकि कमाई होगी इनकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालेंगे तो वहाँ से कमाई होगी। बाकी दूसरा गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि सरकार को यहाँ पे पैसा मिलता है, फिर उस पर सरकार जो है उस पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेती है, राइट? बाकी देखो मेन जो इनका पैसा आता है वो यहीं से आता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा जो इनको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस वगैरह मिलती है, उन सब चीज़ों से थोड़े बहुत इनके पैसे मिलते हैं, पर मेन ये 75% जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, वहाँ से मेजर पैसे इनको मिलते हैं। बाकी ये ऑपरेट कैसे करते हैं, इनकी देखो मोबाइल ऐप्स होती है, जैसे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, है ना? ऐसे बहुत सारे आपको तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ये इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं और इनको रेगुलेट कौन करता है? दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई इटसेल्फ, राइट? तो ये तो बात होगी पेमेंट बैंक की। अब सवाल आता है कि सर ये पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या दिक्कत आ गई कि आरबीआई ने उनका बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसल कर दिया? देखो इसके पीछे कई सारे इश्यूज़ थे। आप समझना इस बात को, आरबीआई ने देखो आरबीआई क्या है? रेगुलेटर है, ठीक है? तो जब-जब आरबीआई को लगता है ना कि कोई बैंक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब पेटीएम पेमेंट बैंक में दिक्कत पता क्या थी? एक सबसे बड़ी दिक्कत थी केवाईसी की। आरबीआई ने बहुत बार इनको पहले बोला कि भाई आप ढंग से काम करो, जैसे नो योर कस्टमर सिस्टम होता है ना, अब पेटीएम में एक दिक्कत पता क्या थी कि एक ही बंदे के मल्टीपल अकाउंट खुल रखे थे। अब यहाँ पे आरबीआई को शक ये था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, है ना? कुछ फ्रॉड वाली ट्रांज़ैक्शंस हो रही हों। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा देखा गया कि पेटीएम बैंक का जो था कई बार ऐसा देखा गया कि डेटा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है? डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन कई बार उठे हैं। फिर किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कई बार इश्यू हुए थे। तो बार-बार जब इस तरह से आरबीआई ने देखा ना यार कि ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे, हमने इनको कई इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, हमने इनको कई चांसेस भी दिए हैं, पर तब भी ये लोग अपने सिस्टम को नहीं सुधार रहे। कंप्लायंस इनकी यहाँ पे फेलियर रेगुलेटरी नॉर्म्स के साथ ये कंप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? तो पहले भी हमने यहाँ पे एक्शन लिए थे 2022 में भी, 2024 में भी, पर जब पेटीएम पेमेंट बैंक वाले नहीं सुधरे, तो अब फाइनली आरबीआई ने यहाँ पे एक्शन लिया है कि इनके बैंकिंग लाइसेंस को ही यहाँ पे कैंसल कर दिया है। पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जब नहीं सुधरोगे तो इस तरह से होगा। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई ऐसा कर सकता है क्या? जवाब है भाई बिल्कुल हाँ, आरबीआई रेगुलेटर है ना इसका, और आप लोग जानते होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से, तो बिल्कुल आरबीआई के पास पावर है कि अगर आरबीआई को लगता है कि कोई ऐसा बैंक है जो कहीं न कहीं डिपॉज़िटर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, कहीं न कहीं जो सही ढंग से चीज़ों के साथ कंप्लाई नहीं करता, तो उसको यहाँ पे आरबीआई उसका लाइसेंस इस तरह से बिल्कुल कैंसल कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में किया। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें घबराने की ज़रूरत है क्या? मेरा पैसा पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी पेटीएम के पास ठीक-ठाक पैसा है कि जितने भी डिपॉज़िटर हैं उनका पैसा वो रिटर्न कर सकता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है, और ये एक प्रोएक्टिव स्टेप आपको देखने को मिलेगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, राइट? तो ये हो गया पेटीएम का मुद्दा। आगे आएँगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, इट इज़ रिगार्डिंग ताइवान स्ट्रेट टेंशन्स। देखो, यहाँ पर आपको ताइवान स्ट्रेट देखने को मिलती है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर है ताइवान। देखो थोड़ा-सा ना यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा कि ताइवान की क्या हिस्ट्री रही है। देखो अगर ना हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान में एक टाइम होता था जो इंडिजिनियस पीपल थे ना, लोकल लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, कहीं न कहीं चाइनीज़ सेटलर्स यहाँ पर आके रहना स्टार्ट हुए। तो ताइवान ना जो किंग डायनेस्टी था, दरअसल में उसका हिस्सा बन गया था। फिर उसके बाद देखो जापान के साथ युद्ध हुआ, तो चाइना ताइवान हार गया था, तो ताइवान के ऊपर फिर जापान ने भी काफ़ी टाइम रूल किया। फिर आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय,
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापान हार गया, फिर उसने ताइवान को वापस चाइना को दे दिया। अब यहां पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म होगी, पर नहीं, कहानी दरअसल में इसके बाद ही शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है? देखो, चाइना के अंदर ना सिविल वॉर हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब उस टाइम एक तो थी क्योमिंटिंग, केएमटी करके पार्टी, और एक थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब इन दोनों के बीच में सिविल वॉर होती है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसको कि माओ जेडोंग लीड कर रहे थे, वो जीत जाती है। अब जो लोग थे ये केएमटी पार्टी वाले, इनको भाग के जाना पड़ता है यहाँ पे ताइवान। तो पॉइंट पता क्या बन जाता है? यहाँ पर दो प्रकार के चाइना बन जाते हैं। एक है आपका मेनलैंड चाइना, जिसको लोग जानते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, और एक है ताइवान, जिसको लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब देखो, चाइना कंटिन्यूसली यही बोलता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, पर अगर आज के समय की हम बात करें, दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। देखो, ताइवान की अगर मैं बात करूं, ताइवान में एक कंप्लीट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है, इनकी खुद की सरकार है, मिलिट्री है, इकोनॉमी खुद की है। तो इस तरह से चाइना से काफ़ी डिफरेंट आपको ताइवान का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। चाइना बार बार कोशिश करता है ताइवान को डराने की, ताइवान को धमकाने की, ताकि ताइवान उसके अंतर्गत आ पाए। राइट? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको बैकग्राउंड इसका देखने को मिलता है। अब पॉइंट पता क्या है? आज के समय ना ताइवान की अगर मैं बात करूं, यहाँ ताइवान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो है आपकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये पार्टी आज के समय ताइवान में रूल है। ठीक है, ये आज के समय सत्ता में है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। पर एक पार्टी वहां पर ऑपोजिशन में भी है, वो है केएमटी पार्टी। अभी पता क्या हुआ? अभी जो चेंग लीवन, ठीक है, ये ताइवान की जो ऑपोजिशन पार्टी है ना केएमटी, उसकी मेन लीडर है। इन्होंने मुलाकात करी चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ, बीजिंग चाइना के अंदर। अब पिछले 10 साल के अंदर पहली ऐसी मीटिंग थी जो केएमटी और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में हुई। मतलब ताइवान की ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग किसको मिल रहे हैं? चाइना को मिल रहे हैं। अब इससे होगा क्या? देखो, इससे ना अब पता क्या है, चाइना कहीं ना कहीं अब ताइवान के साथ एंगेज कर रहा है। भले ही ऑपोजिशन पार्टी के साथ कर रहा हो, पर वहां पे एंगेज कर रहा है। वहां ताइवान की पॉलिटिक्स के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे जाके 2028 के अंदर इलेक्शंस होंगे वहां पे ताइवान के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर सरकार इनकी आ जाए और उसके बाद बातचीत के माध्यम से चाइना ताइवान को अपने अंतर्गत कर ले। ये क्वेश्चन मार्क्स अब यहाँ पे उठने लग गए हैं। ठीक है ना? तो ताइवान के साथ ही बातचीत करके चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि हम तो शांति के, हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनको शांति से हम यहाँ पे सुलझा पाएं। बाकी देखो, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पे समिट हो सकता है, तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि देखो चाइना कितना ज़्यादा बाकी दुनिया के साथ यहाँ पे एंगेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना का ना ये इस तरह से आउटरीच करना ताइवान की अपोजिशन को, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम वहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ हम यहाँ पे एंगेज नहीं कर रहे। प्लस एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी आ जाती है कि ताइवान एक्चुअल में सॉवरन है या नहीं है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं पोलराइजेशन है वहाँ की ताइवान की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कुछ अलग बोलती है, केएमटी पार्टी कुछ अलग बोलती है। तो दोनों का अपना अपना नजरिया बिल्कुल अलग है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ये चाहती है कि नहीं नहीं, हम अलग देश रहें, हमारा चाइना के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मतलब हम चाइना, हम हैं असली चाइना। जबकि केएमटी जो है यहाँ पे, जो अपोजिशन पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे चाइना के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे आज के समय जो मसला है, ये ताइवान का आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि सर देखो, चलो ताइवान की लोकेशन तो हमें समझ आई, कहाँ पर है ताइवान? जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर बताया भी कि ये जो ताइवान है, ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी, उनके बीच में लोकेटेड है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब ये चाइना के, जापान के और फिलीपींस के बहुत पास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो ताइवान स्टेट है, ये कहीं ना कहीं सेपरेट करती है आपके मेनलैंड चाइना को आपके ताइवान से। राइट? अब बात ये आती है कि सर इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे? देखो, इंडिया ने तो आपको पता ही होगा, इंडिया वन चाइना पॉलिसी के अंदर यहाँ पे मेंटेन करता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। हम यहाँ पे दो चाइना में बिलीव नहीं करते, हम मानते हैं एक ही चाइना है, दैट इज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो भारत का देखो ताइवान के साथ रिश्ता जरूर है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और कल्चर टाइज, पर हम वन चाइना पॉलिसी को ही यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है रिगार्डिंग राजा रवि वर्मा।
ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। दोस्तों कल यानी कि 29 अप्रैल को इनका जो बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी जाएगी और ये इनकी 178th बर्थ एनिवर्सरी होगी। अब बात रही राजा रवि वर्मा जी की, तो इनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। दोस्तों इनका जो जन्म था ना, वो 1848 के अंदर हुआ था, केरला के अंदर, त्रिवेंद्रम, आपको सबको पता होगा। और भारत के बहुत ही फेमस पेंटर्स में से एक यहाँ पे रहे हैं। और इनकी सबसे खास बात पता क्या है? इनकी सबसे खास बात यही है कि इन्होंने इंडियन थीम्स को कनेक्ट किया वेस्टर्न पेंटिंग टेक्निक्स के साथ। ठीक है, अब पॉइंट आता है इसका मतलब क्या है। देखो, जो पेंटिंग ये करते थे ना, वो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर करते थे। एपिक्स जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, आपके महाभारत है, उन सब चीज़ों के ऊपर इनकी पेंटिंग होती थी। तो सब्जेक्ट इनके इंडियन थे, पर पेंटिंग करते कैसे थे? वेस्टर्न टेक्निक्स से। कैसे? जो यूरोपियन रियलिज्म होता है, ऑयल के माध्यम से पेंटिंग करना, शेडिंग करना, उनके पर्सपेक्टिव दिखाना, तो तरीका इनका मॉडर्न था, यूरोपियन रियलिज्म वाला, पर सब्जेक्ट इनके इंडियन थे। इसीलिए कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं रियलिज्म इनकी पिक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इनकी कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट आपको पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने शकुंतला का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो इनकी पेंटिंग है। उसके अलावा दमयंती टॉकिंग टू द स्वान, ये इनकी पेंटिंग है। फिर नायर लेडी अडोरिंग हर हेयर, ठीक है, अपने जो बालों को संवार रही है, वो यहाँ पे इनकी पेंटिंग है। यशोदा और कृष्णा इनकी पेंटिंग थी, जो बहुत ही महंगी बिकी। बाकी लक्ष्मी जी की पेंटिंग, सरस्वती जी की पेंटिंग, ये सबसे फेमस पेंटिंग्स आपको इनकी देखने को मिल जाती हैं। अब इनको यहाँ पे जो त्रैवनकोर के उस टाइम के रूलर थे, अय्यम थिरुनल, इनको यहाँ पे पैट्रनाइज इनके द्वारा किया गया। इनको तो देखो, जो नाम था ना, राजा का जो टाइटल था, वो दरअसल में लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है ना, आप सब लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते होंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इनको जो ऑयल पेंटिंग की ट्रेनिंग मिली, वो ब्रिटिश पेंटर थियोडोर जेंसन जी के द्वारा यहाँ पे दी गई। एंड इन्होंने यहाँ पे ऑयल पेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। महाभारत, रामायण, पुराण, ठीक है, हिंदू गॉड्स गॉडेसेस इन्होंने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स के अंदर दिखाई। अब इनकी पेंटिंग्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? देखो, उस टाइम के ऊपर ना काफ़ी सारे एरियाज में ऐसा था कि दलित्स को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो गॉड्स कैसे दिखते हैं, गॉडेसेस कैसे दिखती हैं, वो इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई कि ठीक है यार, कि मतलब सरस्वती माता ऐसी दिखती हैं, लक्ष्मी माँ ऐसी दिखती हैं, ठीक है ना, जो महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे दिखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दलित तक वो वाली चीज़ भी यहाँ पे पहुंचाई अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से। ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको बार बार बताया भी है। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नर गोल्ड मेडल मिला, जो इनकी पेंटिंग थी नायर लेडी वाली, उसके लिए। प्लस एट द सेम टाइम वियना आर्ट एग्जीबिशन के अंदर इनको प्राइज मिला था। गोल्ड मेडल मिले हैं 3, वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन शिकागो में केसरी हिंद गोल्ड मेडल मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है ना। विवाह पट्टू, एक 8 किलो साड़ी जिसकी कीमत 40 लाख थी, वो बनाई गई थी एज अ ट्रिब्यूट टू हिज पेंटिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाती हैं, और ये सारे पॉइंटर्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज आर्मी चीफ इंडक्टेड इनटू यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम। देखो, दरअसल में ना आज के टाइम जो हमारे आर्मी चीफ है, वो है उपेंद्र द्विवेदी जी। दरअसल में ये यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के ही एलुमनस रहे हैं। इन्होंने यहीं से अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इनका यहीं से इन्होंने करा है। और इनको यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कॉलेज के द्वारा हॉल ऑफ फेम के अंदर यहाँ पे इंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे इनको ये सम्मान जो दिया गया है, ऐसा पाने वाले ये तीसरे भारतीय आर्मी चीफ हैं। ऑलरेडी जो वीके सिंह जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, उनको यहाँ पे ऑलरेडी इससे ऑनर किया गया था पास्ट के अंदर। और ये तीसरे आर्मी चीफ बने हैं भारत की तरफ से, जिनको यहाँ पर ये ऑनर यहाँ पे मिला है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरह से भारत की मिलिट्री लीडरशिप और एक्सेलेंस को दुनिया भर के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हमारे जो आर्मी चीफ है, उन्होंने यहाँ पे पैनल डिस्कशंस में एकेडमिक एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, रिसर्च को वो भी यहाँ पे इन्होंने देखा। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और इसीलिए यूएस आर्मी वॉर कॉलेज ने यहाँ पे इनको सम्मानित किया है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था हमारी जो स्कीम थी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अब इसमें आप नोटिस कर पाएंगे कि इसका फोकस बिल्कुल यही था कि टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भारत के रोल को बढ़ाना। सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर ब्रिक्स मेना की अगर हम बात करें, तो देखो मैंने बताया था कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मलेरिया डिजीज़ की बात करें,
तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अनदर। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, पिप्रावा रेलिक्स की बात करें, देखो बाकी स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, पर ये आपको बिहार में नहीं बल्कि आपको आज के समय ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी अपने आप में ये गलत बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। दोस्तों इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।